स्वागत है आपका वापस एक और वीडियो में। और मैं हूं अभिषेक गुप्ता। और हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो आप देख के समझ ही चुके होंगे थंबनेल। जापान और साउथ कोरिया का डिस्प्यूट। अब देखिए, जापान और साउथ कोरिया का डिस्प्यूट बहुत लंबे समय से चलता आया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम से जापान और साउथ कोरिया का डिस्प्यूट चलते आया है। और अभी ये न्यूज़ में वापस से चर्चाओं में चल रहा है, वापस से न्यूज़ में चल रहा है। अलग अलग मीडिया कवरेज जो है उसको कवर कर रही हैं। तो अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि साउथ कोरिया और जापान के रिलेशंस वापस से बैक ऑन ट्रैक आने जा रहे हैं क्या। सीएनएन ने इसको कवर किया है कि क्या जापान और साउथ कोरिया एग्री हो गए हैं कि वो अपने टाइज को सही से कर देंगे। और साथ ही साथ न्यूयॉर्क टाइम्स भी इसको कवर करता है कि जापान एंड साउथ कोरिया अगर अच्छा काम कर पा रहे हैं तो सवाल ये उठता है, बट कैन इट लास्ट, यानी कि क्या ये रिलेशन इनका रुक पाएगा। तो सबसे पहले फर्स्टली हम ये देखते हैं कि नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और जापान, इन सब की लोकेशन क्या है। मैप से समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जापान है और ये साउथ कोरिया है और इनके बीच में सी ऑफ जापान है। तो सी ऑफ जापान जापान को और साउथ कोरिया को अलग करता है। ये दोनों देश बहुत लंबे समय से एक डिस्प्यूट में हैं। अब वो डिस्प्यूट क्यों शुरू हुआ? वो डिस्प्यूट शुरू हुआ जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जापान ने पूरी दुनिया पे राज किया था। लगभग लगभग पूरी दुनिया, कहने का मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा देशों पे जापान अपनी कॉलोनियल पावर इस्तेमाल करता जा रहा था। और उस टाइम पे उसने साउथ कोरिया के साथ या साउथ कोरिया के लोगों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था। उसका खामियाजे की वजह से ही दोनों देशों की जो स्थिति है, दोनों देशों के जो रिलेशंस हैं वो इतने अच्छे नहीं हुए हैं। लेकिन अभी हाल ही में यहाँ पर एक डेवलपमेंट होता है कि साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं यून सुक योल, ये टोक्यो जाते हैं 16-17 मार्च के आसपास जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा से मिलने के लिए। और फूमियो किशिदा साउथ कोरिया को इनवाइट करते हैं कि जो G7 समिट होने जा रहा है इस साल जापान के हिरोशिमा मई में, तो वहाँ पे अटेंड करने के लिए। बहुत बड़ी बात है ये अपने आप में कि साउथ कोरिया, जो कि जापान के और साउथ कोरिया के लिए दोनों देश आपस में दूसरे के एंटी थे, G7 समिट में जापान ने साउथ कोरिया को अपने यहाँ पे इन्वाइट किया है। अब अलग अलग देखें, अगर हम ट्विटर पे देखें तो ट्विटर पे भी अलग अलग जगह पे उसकी कवरेज हो रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी कहा है कि साउथ कोरियन प्रेसिडेंट जो हैं यून सुक योल अराइव हुए हैं टोक्यो में, और ऐसा पहली बार हुआ है 2011 के बाद वो वहाँ पे पहुँचे हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने भी कहा है कि टोक्यो समिट में जापान और साउथ कोरिया ने अपने टाइज को रिन्यू किया है। उसके बाद रूटर्स भी अगर हम देखें तो वो भी साउथ कोरिया और जापान, कहा जा रहा है कि एक फेंस मेंडिंग समिट हो रही है इन दोनों देशों के बीच में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हैं अब यहाँ पर आप देखते हैं कि दो लीडर्स हैं, एक जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं और एक साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं। तो ये साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं यून सुक यूल, साउथ कोरियन प्रेसिडेंट हैं। और इधर जो बैठे हैं ये फूमियो किशिदा बैठे हैं, जापानीज प्राइम मिनिस्टर। तो बात यह आती है कि जापान और साउथ कोरिया के रिलेशंस में दिक्कतें कहाँ पे हैं। तो उसको समझते हैं। बहुत ही डिटेल में आपको समझ आ जाएगा अगर आप वीडियो को अंत तक चलते चल जाएंगे, सुनते चल जाएंगे। आप बहुत ही ईजिली समझ जाएंगे कि जापान और साउथ कोरिया के बीच में दिक्कत क्या थी। तो देखिए, जापान और साउथ कोरिया ने ये तो एग्री हो गए हैं कि वो अपने रिलेशंस को अच्छा बना लेंगे। दिक्कत कहाँ पे है? दिक्कत शुरू होती है 1910 से लेकर 1945 के बीच में। 1910 के बाद जापान की जो हेगेमोनिक पावर थी, जापान की जो पावर थी, वो बढ़नी स्टार्ट होती है और उसने कोरियन पेनिनसुला को अपने अंदर कोलोनाइज कर दिया था। यानी कि जापान ने कब्जा कर लिया था। जिस तरह से भारत कोलोनाइज था ब्रिटेन के द्वारा, उसी प्रकार से जापान ने कोरियन पेनिनसुला को कोलोनाइज कर दिया था। उस टाइम पे जैपनीज़ नाम रख दिए गए, कोरियंस के ऊपर अपनी जो उनकी भाषा थी, जैपनीज़ जो भाषा थी, वो थोपी गई। और इसके साथ साथ वहाँ पे जो कोरियन की लैंग्वेज थी उसको ख़त्म कर दिया गया। लोगों को फोर्स्ड लेबर में डाला गया, जबरन उनसे मजदूरी करवाई गई। और साउथ कोरिया की जो महिलाएं थी उनको प्रोस्टिट्यूशन में डाल दिया गया, यानी कि उनको जो सेक्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं उनके अंदर उनको धकेल दिया गया। और यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान उनको मिलिट्री ब्रोथल्स बना दिए गए, यानी कि जो मिलिट्री पर्सनस को खुश करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इसलिए वहाँ पे एक वर्ड भी यूज़ किया गया, कंफर्ट वुमेन के नाम से। जापान ने इसके वजह से $800 मिलियन भी पेमेंट करी थी साउथ कोरिया में, जिस टाइम पे मिलिट्री गवर्नमेंट चल रही थी 1965 में। लेकिन अब यहाँ पे ये आता है कि जापान की तरफ से $800 मिलियन इस वजह से दिए गए कि वो जो उसने 1945 के दौरान जो किया उसके लिए वो एक हर्जाना भुगत रहा है और वो आपको दे रहा है। लेकिन साउथ कोरिया की उस टाइम पे जो रिजीम चल रही थी उसने वो पैसा उन लोगों को नहीं दिया जो लोग उस टाइम पे पीड़ित थे। फिर एक सेमी गवर्नमेंट फंड बनाया जाता है कि एक जो कंफर्ट वीमेन थी, यानी कि जो प्रोस्टिट्यूशन में डाल दी गई थी महिलाओं को, उनको सपोर्ट किया जाएगा सरकार के द्वारा।
दोनों साइड्स के बीच में टेरिटोरियल डिस्प्यूट भी है कुछ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को लेके, जिसको साउथ कोरिया कंट्रोल करता है और जापान क्लेम करता है। अगर हम देखें तो ये वो आइलैंड्स हैं, अगर आप देखेंगे कि जापान है, उधर रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, तो रिपब्लिक ऑफ कोरिया अपने नाम में साउथ कोरिया है। तो अब यहाँ पे जो लियानकोट रॉक्स हैं ये अपने आप में आइलैंड्स हैं, और ये आइलैंड जो हैं वो जापान कहता है कि हमारे हैं, लेकिन साउथ कोरिया अभी इनको कंट्रोल करता है। तो क्या ऐसा है कि क्या इन देशों ने पहले भी कोशिश करी है? तो बिल्कुल कोशिश करी है, कई बार कोशिश करते आ रहे हैं कि दोनों देशों के बीच के जो संबंध हैं वो थोड़े से सुधर जाएं। तो सियोल यानी कि जो कि साउथ कोरिया की राजधानी है, और टोक्यो जो कि जापान की राजधानी है, उन्होंने 2004 में भी कोशिश की, और फिर उसके बाद लेकिन 2004 के बाद विजिट्स वगैरह शुरू हुई, लेकिन 2012 में वापस से ये रुक जाती हैं जब साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट विजिट करते हैं इन डिस्प्यूटेड आइलैंड्स पे। यानी कि जब ये जो डिस्प्यूटेड आइलैंड्स हैं, जब इसके पास साउथ कोरिया के राष्ट्रपति जाते हैं 2012 में, तो वापस से जापान और साउथ कोरिया के जो रिलेशंस हैं वो कुछ ख़राब हो जाते हैं। इसीलिए 2011 के बाद अब 2023 में 12 साल बाद देखा गया है कि कोई राष्ट्रपति साउथ कोरिया का जापान गया हो। तो पिछले 10 सालों से टेंशन्स बढ़ी रही थी दोनों देशों के बीच में। 2018 में साउथ कोरिया की जो सुप्रीम कोर्ट थी उसने ऑर्डर किया जापान की 2 कंपनियों को, एक तो निप्पॉन स्टील को और एक मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज़ को, कि जो आपने फोर्स डिलीवर करवाया था उसके लिए आप कंपनसेशन देंगे। फिर 2019 में जापान ने भी रिटेलिएशन किया, एक्सपोर्ट कंट्रोल लगा दिए गए केमिकल्स पे, सेमीकंडक्टर्स पे, और इस तरह से करके दोनों देशों के बीच में जो टेंशन्स हैं वो बढ़ती गई हैं। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि जब अब वैसे ही इतनी टेंशन्स हो रही हैं, यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर चल रहा है, तो जियोपॉलिटिक्स में इतना बड़ा बदलाव आ रहा है कि जो 2 देश आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट थे, अब वो 2 देश चाह रहे हैं कि वो दोनों देश अपने फ्रेंडली रिलेशंस बना लें, जिससे कि उनके रिलेशंस अच्छे होने से वहाँ पे टूरिज़्म हुआ, ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रेड है, सब चीज़ों में, बिज़नेस में, सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी आ जाएगी। तो इसी के साथ जापान और साउथ कोरिया के रिलेशंस आप समझ गए होंगे कि कहाँ पे डिस्प्यूटेड है, क्यों डिस्प्यूटेड है, क्या दिक्कतें आ रही हैं, और अब जैसे जैसे इसमें डेवलपमेंट होगी वैसे वैसे वीडियो बनती रहेंगी, जिससे कि हमें ये समझ में आता रहे कि जापान और साउथ कोरिया के रिलेशंस में जो दिक्कतें थी अब वो धीरे धीरे कैसे कंपनसेट हो रही हैं, या धीरे धीरे कैसे कैसे सही हो रही हैं। तो गाइज़, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी है? अगर वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।